हेलो बच्चों, ठीक ठाक हो? अच्छे होगे, उम्मीद करते हैं आप। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं बेटा क्लास 11th की, है ना। जैसा कि देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 11 का द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी नेचर होता है उसमें दो कंपोनेंट थे, एक बायोटिक था, दूसरा अबायोटिक था, ठीक है। अब इन दोनों में इंटरेक्शन था कुछ, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, है ना। और फिर हम लोग आज क्या देखते हैं कि उस दिन हम लोग शुरुआत किए थे कि लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, जो लिविंग हैं उनके फीचर्स क्या हैं, वो नॉन लिविंग से किस प्रकार अलग हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे की बातचीत करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ग्रोथ, एक क्राइटेरिया डिसाइड किए थे, क्या? ग्रोथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग किसके बारे में देखते हैं? ग्रोथ तो हो गया था, अब ग्रोथ में आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देख, इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेलुलर यानी कि सेल। हम लोग ये बात जानते हैं कि जो लिविंग होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस तो हम लोग देखे थे ग्रोथ को, ग्रोथ जो है दोनों में होता था। लेकिन अब सेल की बात करें तो जो सेल्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? लिविंग में। यानी कि हम लोग क्या कहेंगे? द लिविंग्स बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ध्यान देना बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। सेल एंड सेल प्रोडक्ट। हम लोग जब सेल थ्योरी आप पढ़ते हो तो वहाँ पे ये पढ़ते हो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। लेकिन उसी के बदवा एक लाइन और दिया है, एक लाइन का एक वर्ड और दिया है, सेल एंड सेल प्रोडक्ट। तो सेल प्रोडक्ट को आप भूल जाते हो। तो सेल प्रोडक्ट कहने का मतलब कि अब जैसे मान लो हम लोगों का बोन है या जो भी चीज़ें हैं, बोन है, बोन के बीच बीच में देखो सेल्स वगैरह हैं, हेवेल्सियन कैनाल्स वगैरह हैं, ऑस्टियोसाइट हैं। तो उनके बीच में आप देखो मैट्रिक्स प्रेजेंट हुआ है ना। ये हम लोगों का वेंट्रिकल है, ब्रेन में वेंट्रिकल है, वहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है, या जो है साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है अदर जगहों पे। तो यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सब क्या है? हमारे सेल के प्रोडक्ट हैं। वैसे आप प्लांट के केस में भी देखते हो, सुबेरिन है, लिग्निन है, ये सब भी क्या है? ये सब सेल के प्रोडक्ट हैं। सेल और सेल प्रोडक्ट से ही मिलकर बना होगा किसकी बॉडी? लिविंग्स की, ठीक है। और फिर हम लोग और क्या कहेंगे? ये तो आपको पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है बेटा वो हम लोगों के जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। यहाँ पे दो वर्ड लिखा है, एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है फंक्शनल। स्ट्रक्चरल बोले तो जो भी स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा एक रूम है, घर है, घर किससे मिलकर बना होता है? ईंट होते हैं, सीमेंट होते हैं। तो अब वैसे ही जो घर का पूरा ईंट है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है। घर जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई? ईंटों से। उसी तरीके से जो हम लोगों के बॉडी की ईंट है, अगर उसको देखा जाए तो हम लोग किसको मानेंगे? सेल को। तो वही क्या हुआ? स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ, यानी कि स्ट्रक्चर बना हुआ है सेल से। फंक्शनल यूनिट बात करें, फंक्शनल यानी कि जो इसका फंक्शन है, जो भी बॉडी के फंक्शंस होने हैं सब कहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं? इनसाइड द सेल। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहा जाता है कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो ठीक है बेटा कि जो हम लोगों की बॉडी है वो किससे बनी? सेल से, ठीक है। सेल थे, सेल मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू का, है ना। ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करें, सेल मिलकर किसका फॉर्मेशन किया? टिश्यू का। टिश्यू किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। फिर किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गन का। ऑर्गन से किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम से किसका फॉर्मेशन है बेटा? ऑर्गेनिज्म का। किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गेनिज्म का। तो देखो यहाँ पे सेल
सेल मिलके बना है टिश्यू, टिश्यू मिलके बना है टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो ये हम लोगों का क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस चीज़ को हम लोग और आगे बढ़ाएं तो ऑर्गेनिज्म को आप कहाँ किस में ले जा सकते हो, पॉपुलेशन में। आगे ये ऑर्गेनिज्म किसका फॉर्मेशन करेंगे, पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी के बाद क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बन जाएगा। इकोसिस्टम बनने के बाद क्या बन जाएंगे, लैंडस्केप, लैंडस्केप बन जाएगा। लैंडस्केप बनने के बाद फिर क्या बन जाएगा, बायोम, बायोम बनने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर प्रेजेंट, 3। कौन कौन से, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। अरे बाबू ये सुने हो ना, जलमंडल, वायुमंडल, थलमंडल, तो वही है बायोस्फीयर, यानी कि वो एरिया जहाँ पे बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, वो एरिया जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है बायोस्फीयर। तो एक्चुअली हम लोगों का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो बात समझ में आया, और ये जो इसके आगे की हम लोग बातचीत की है ये इकोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, आपके बायो का ही पार्ट है, इकोलॉजी का। लेकिन बेसिकली ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात समझ में आई कि जो लिविंग्स होते हैं, लिविंग की बॉडी किससे बनी होती है, सेल से, सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर सीधे बात करें तो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद जो होता है, जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग की बॉडी किससे बनी होती है, एटम से। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी वहाँ से, मेनली उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, नॉन लिविंग का एटम होता है। और हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यूनिट, वो क्या होती है, सेल होती है। तो सेल के बारे में अगर हम लोग ये बात कहें कि क्या सेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की, तो बिल्कुल है। तो हम लोग यहाँ पे नोट करके क्या लिख देंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, लिविंग। क्यों, क्योंकि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग में नहीं होगा। इतनी बात आई समझ में कि पहला तुम लोग देखे ग्रोथ, दूसरा क्या देखे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब तीसरा हम लोग देखते हैं बेटा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। अब थर्ड कौन सा है बेटा हम लोगों का, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हम लोगों की बॉडी में, हम लोगों की बॉडी है, अभी हम लोग देखें बॉडी में क्या है, सेल है। तो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सेल के अंदर जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन सारे केमिकल रिएक्शंस को मिला के हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को जो उसका है, जो समेशन है, जो उसका पूरा योग है, उसको पूरा मिला के हम लोग क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, द टोटल सम ऑफ केमिकल reactions, the total sum of chemical reactions occurring माने घटित होना, occurring inside the body। अच्छा, ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हम लोग कहाँ देख रहे हैं, कहाँ पे हो रही हैं, ये बॉडी के अंदर। लेकिन बॉडी के अंदर कहाँ पे, सेल में। सेल में कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए साइटोप्लाज्म के बारे में ना बेटा एक पॉइंट कहा जाता है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। मेन एरेना ऑफ, एरेना माने साइट, मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, तो वहाँ पे होगा। तो मेटाबॉलिज्म की बात समझ में आई। अब कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे अभी देखो ना, ये बात आपको पता है कि हम लोगों के बॉडी में जैसे मान लो दूध पी लिए हैं, दूध, मिल्क में कौन सी प्रोटीन है, केसीन प्रोटीन है मिल्क में, है ना।
आपको पता है कि ये केसिन प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है पैरा केसिन में, कहाँ पे, हमारे स्टमक में ना, कहाँ पे, हमारे स्टमक में। और कौन यूज होता है यहाँ पे, रेनिन, स्टमक से, स्टमक में यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहाँ से रिलीज होता है। डिटेल आगे बात करेंगे। तो ये एक देखो बेटा केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो ये भी हो रहा है। इसके अलावा हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी खाए, ये किसमें, स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है बेटा, स्टार्च आपका माल्टोज में ब्रेक हो जा रहा है। ये भी देखो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसी तरीके से बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सबको मिला के क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म। अब ये जो होता है ना मेटाबॉलिज्म, दो टाइप का होता है। अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करें, इसके टाइप्स की बात करें तो कितना होता है, दो टाइप। पहला क्या होता है, एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस, और दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एक नाम और है बिल्डिंग अप प्रोसेस, ठीक है, टू बिल्ड अप यानी कि बिल्डिंग अप रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे, बिल्ड होता है, बनता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसी क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ठीक है बेटा। कैटाबॉलिज्म को क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या ब्रेकिंग अप या ब्रेक डाउन प्रोसेस या ब्रेकिंग मैकेनिज्म। अब देखो एनाबॉलिज्म का एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म, आप पढ़े हो ना कि फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या है रिएक्शन, 6CO2 प्लस 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. It gives the C6H12O6, that is glucose, and also gives the oxygen, and it also gives the water 6H2O, है ना। तो देखो यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, भाई ये दोनों मिल रहे हैं तभी तो कॉन्स्ट्रैक्ट हो रहा है, तभी तो कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकली है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, ये कहाँ से आ रही है, H2O के ब्रेक होने से। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन इवॉल्व इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम, ऑक्सीजन इवॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम, तो क्या है उसका साइड, CO2 और H2O। तो क्या है ये, H2O है। आप पढ़े होगे 10th में H कैसे टूटता है भाई। पहले सबसे पहले जो हम लोगों का फोटोसिंथेसिस होता है, दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन में एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन निकलती है, और फिर जो हम लोगों का डार्क रिएक्शन है उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यानी स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है, पहले जो है लोग ADP इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिलकर ATP बना लेता है। दूसरे नंबर पे जो हम लोगों का H2O है, H2O टूटता है किसमें, OH माइनस प्लस H प्लस में। अब इसके बाद जो यहाँ पे OH माइनस है, ये सब मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेता है, H2O का प्लस ऑक्सीजन का, है ना। और फिर इसके बाद जो H प्लस बचा है, ये NADP के साथ मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेता है, NADPH। ये भी क्या है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो आप यहाँ पे देखो, पहले H2O का जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन निकला। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लिए, ऑक्सीजन का। ये हमारा क्या बना है, इट इज अ ग्लूकोज। ऐसे ही हम लोग ये भी देखते हैं ना कि हम लोग बॉडी में जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड सब मिल के किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, प्रोटीन का, है ना भाई। अमीनो एसिड की चेन जो मिलती है किसका फॉर्मेशन कर लेती है, प्रोटीन का। इसमें कैसे रिएक्शन होता है, आप ये चीज़ देखी हो कि जो हम लोगों का अमीनो एसिड होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, NH2C और HRC डबल बॉन्ड OH। ये किसी भी अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला होता है।
एक अमीनो एसिड ये है, और मान लेते हैं भाई दूसरा अमीनो एसिड ये है हमारा NH2CrHC डबल बॉन्ड OOH। ये किसी भी अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला होता है। ये R जो होता है R1 या R2, इट इज़ एल्किल ग्रुप। जो हम लोगों के 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो यही होता है। और फिर इसके बाद चेंज होता है सिर्फ R यानी कि एल्किल ग्रुप, कहीं पे हाइड्रोजन लगाया, कहीं पे एथाइल लगाया, कहीं पे मिथाइल लगाया, कहीं पे बेंजिल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब होता क्या है कि जो इसका वाला NH2 है, अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दिए तो कोनो पाप वाप तो किए नहीं है। अब होता ये है ना है कि जो हम लोगों का कार्बन के साथ OH लगा है, ये इस वाले हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाता है, किसका फॉर्मेशन करके H2O का। बाकी ये जो हमारा CONH है ये बॉन्डिंग कर लेते हैं, और इस बॉन्ड का नाम दिया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। विच बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्वेश्चन आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड रिप्रेजेंट्स, पेप्टाइड बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? CONH। ठीक है, ये हमारा अमीनो एसिड का एक जनरल फार्मूला, ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है। हम लोग कहते हैं ना कि अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो कैसे जुड़े होते हैं, कैसे जुड़ते हैं वो, उसका ये मैकेनिज्म है। ठीक है, ये हम लोगों का COOH है भाई, और ये इसमें क्वेश्चन आता है इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो N टर्मिनल टू C टर्मिनल होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, N टर्मिनल टू C टर्मिनल बॉन्डिंग होती है। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। इतना बात समझ में आया? तो ये हमारा क्या है? एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस में क्या हो रहा है? कुछ न कुछ बन रहा है। इस वाले रिएक्शन में देखो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है। लेकिन इस वाले रिएक्शन में देखो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब मिलके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों का दूसरा, इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो इसका दूसरा रिएक्शन आता है हम लोगों का, वो कौन सा रिएक्शन है बेटा? कैटाबोलिज्म। पहला तो हुआ एनाबोलिज्म, और दूसरा क्या है? कैटाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म को देखते हैं। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, इसको लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, और फिर इसके बाद इसी का दूसरा नाम क्या है? ब्रेकिंग अप। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि जो हम लोगों का ग्लूकोज था, अभी हम लोग देखें ना यहाँ पे C6H12O6 क्या है भाई? ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज अभी बना है। अब यही ग्लूकोज मिलके क्या बना देती है? ATP या एनर्जी अगर हम लोग कहें तो ये यहाँ पे ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? हमारा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो रहा है या कैटाबोलिज्म हो रहा है। तो बात आई समझ में? मेटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? मेटाबोलिज्म। अब क्या होता है, इतना जानो, एनाबोलिज्म में कुछ बनेगा, कैटाबोलिज्म में क्या होगा? टूटेगा। कैटाबोलिज्म को डिफाइन कैसे कर सकते हो? इन दिस प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स मटेरियल ब्रेक्स इनटू देयर सिंपलर फॉर्म। क्या कहोगे? अगर डिफाइन करना चाहो डिफाइन कर लो। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in this type of reaction complex material breaks into their simpler form। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया क्या? मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग एक बात करें कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की या नहीं है, तो क्या कहेंगे कि ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। ठीक है बेटा, ये लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में? तो चलो, मेटाबॉलिज्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्शियसनेस एंड रिप्रोडक्शन। यहीं पे कॉन्शियसनेस भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको। अब मेटाबॉलिज्म में ही हम लोग एक दूसरा फीचर लेके चलते हैं। कौन सा? कॉन्शियसनेस। नहीं, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, है ना? ठीक है।
इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, कॉन्शियसनेस और फिर रिप्रोडक्शन। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और देखते रहिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम होती है, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नंबर हमारा दिया है, आप अबाउट चैनल करके देखेंगे तो वहाँ जो अबाउट चैनल है वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली। ठीक है, थैंक यू।